Good morning, class 7th. Welcome back to your SST classes. Okay, so class, this is the last chapter of your civics which we are going to study today and the last chapter of your course. Okay, so we will study lesson number 10 in civics today, in which we will study about the struggles for equality. Equality मतलब क्या होता है बच्चों? बराबरी का अधिकार है ना, और स्ट्रगल। बराबरी का अधिकार लेने के लिए जिन व्यक्तियों ने स्ट्रगल किया है, मेहनत किया, उसके बाद उन लोगों के बारे में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका लास्ट लेसन है एंड आफ्टर दिस योर कोर्स विल बी completed, so you should be very happy about it. Okay, study well for the examinations also. Okay, so lesson number 10 में पढ़ोगे क्या? स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, तावा मत्स्या संघ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लिविंग डॉक्यूमेंट। आ जाओ, आपने देखा ही है, पहले भी आप इन चैप्टर्स को पढ़ते आ रहे हो कि कैसे हमारे देश में लोगों के बीच में अनइक्वालिटी है, लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं प्राप्त है। तुमने पहले चैप्टर में पढ़ा था मंजुला देवी और रीता के बारे में, ठीक है, जिनको वोटिंग राइट्स बाद में दिया गया। मंजुला फेल्ट प्राउड दैट शी वाज इक्वल टू हर बॉस व्हेन ही सॉ हिम स्टैंडिंग इन द सेम क्यू टू कास्ट हिज वोट। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, उसको ये बात समझ में आ गई कि वो बॉस के बराबर नहीं थी। शी कुड नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट फॉर हर सन, अपने बेटे को अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं दे पाई गुड प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन उसके बॉस ऐसा काम कर सकते थे। तो ह्यूज डिफरेंस था इन दोनों के फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स के बीच में। मिस्टर डेविड के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि उनको रेंट पे एक रूम लेना था किराए पे, और वो एक माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी के थे, इसलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि और पीके महानंदिया ने उनके साथ इल ट्रीट किया और उनको रूम भी नहीं देने दिया। मालती और डोमेस्टिक वर्कर के बारे में तुमने क्या पढ़ा था कि वो मेम साहिब के जाकर के घर पे काम करती है और वो हाउसवाइफ जो है उनको उतना ह्यूज रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। वसुंधरा देवी और रोकिया सखावत के बारे में स्टीरियोटाइपिंग में आपने पढ़ा था ना, समीरा रमेश सिस्टर के बारे में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा। होम मेकर रश सुंदरी देवी, रोकिया सखावत और समीरा, ये सबके साथ में अनइक्वालिटी हुई थी। तो हिस्ट्री में ये सारी एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा मौजूद है जहाँ पे अनइक्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हिस्ट्री ऑल्सो हैज द नेम्स ऑफ पीपल हु जॉइंड हैंड्स और केम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी। लेकिन हिस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं, इन लोगों का भी नाम है जिन्होंने इस चीज़ के लिए, अनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दे फॉट फॉर जस्टिस। ठीक है, अंडरलाइन करिए, रोजा पार्क्स, अ ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। रोजा पार्क्स की फोटो भी देखिए यहाँ बनी हुई है, ये अफ्रीकन अमेरिकन वुमन है और ये इनका जो रंग था वो सांवले रंग की थी। ठीक है, इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन हु फॉट फॉर जस्टिस। इनकी कहानी में तुम क्या पढ़ोगे, इसमें हम लोग इनइक्वालिटी के अगेंस्ट जिन्होंने लड़ाई की है उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है, और इस राइट के तहत हर एक कंट्री को इक्वल ट्रीट करना होता है हमारे देश में। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रिलीजन, ग्राउंड, जेंडर, कास्ट, फाइनेंशियल स्टेटस एंड सो ऑन। पीपल स्टैंडिंग इन क्यू टू कास्ट देयर वोट। ओके, एवरी सिटीजन जो कि 18 ईयर्स ऑफ एज का होता है या फिर उससे ऊपर, वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है देश का और वोट करने के लिए वैलिड माना जाता है। ठीक है, द सैड फैक्ट इज दैट द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी एट द बैलेट बॉक्स डज नॉट एक्सटेंड टू मोस्ट पीपल्स लाइफ। लेकिन सबसे इसकी बुरी बात यह है कि जो लोगों का अपना अधिकार है उनसे वो लोग अवगत नहीं है कि हम अपनी सरकार खुद चुनेंगे, हमें जाकर के बैलेट बॉक्स में वोटिंग करनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हेल्थ केयर की जब बात आ जाती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हर फैसिलिटीज़ में नहीं मिलती हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, लेकिन वहाँ पे जो है आपको हर चीज़ महंगा मिलता है ना। इसलिए जो पॉवर्टी ऑफ पीपल्स है, मंजुला देवी, हकीम शेख, इन्होंने क्या हुआ, इनको अच्छा हेल्थ केयर नहीं मिला क्योंकि ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पाए। लेकिन वो लोग जो लोग पापड़, अचार ये सब बेचा करते हैं, ये लोग कभी भी जो मेजर ट्रेडर्स हैं, जो बिग ट्रेडर्स हैं, उनके साथ में इनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बिग ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं और ये लोग बहुत कम कमाते हैं। उसी तरीके से लास्ट लेसन में आपने गिरीश के बारे में पढ़ा था, कॉटन फार्मर के बारे में। वो भी देखो इतना काम करता था, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड सब कुछ खरीद के लाया, लेकिन उसको मुनाफा कितना का हुआ, बहुत कम पैसे का।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इनइक्वालिटी के बारे में जान पाते हो। मालती के बारे में, डोमेस्टिक वर्कर के बारे में आपने पढ़ा था। वो मेम साई के घर जाके काम करती थी, बहुत गरीबी थी, उसके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, लेकिन उसको कोई भी इतना मेहनत करने के बावजूद उसको कोई इज्जत नहीं मिलता था। डेविड के में भी बारे में पढ़ा था। डेविड किराए पे रूम लेने गए थे, लेकिन उनको साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और इस वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। किसी भी मकान मालिक ने उनको काम नहीं करने दिया। यहाँ पे फोटो देखिए क्या बना है। अ वुमेन वर्किंग इन एन ऑफिस इज ऑफन पेड लेस देन अ मैन फॉर द सेम नेचर एंड इक्वल आवर्स ऑफ वर्क। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि और पीके महानदिया के बारे में भी आपने पढ़ा था। इनको भी कास्ट बेसिस पे इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, क्योंकि दोनों दलित थे। उसी तरीके से वेमेन के साथ भी इनइक्वालिटी होती ही है ना। और इस तरीके से रिलीजन, कास्ट, जेंडर, ये सब चीज़ों पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस इनइक्वालिटी हमारे देश में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप और कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि ट्राइबल, दलित, ये लोगों को माइनॉरिटी बोला जाता है और इन लोगों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि हमारे देश का नागरिक रिगार्डलेस ऑफ क्रीड, कास्ट और रिलीजन, उसका क्रीड, कास्ट, रिलीजन, जेंडर से मतलब नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है, लेकिन डिग्निटी जो है ऐसे पीपल की बहुत ही एडवर्सली अफेक्टेड होती है। इनको डिस्करेज फील करवाया जाता है और इन सब डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे इनके साथ प्रताड़ना की जाती है। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, इवन अमंग दोज हु आर लार्ज स्केल ड्रॉप आउट्स स्पेशली अमंग दी गर्ल्स, और इस वजह से लड़कियां जो है बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वो जल्दी ही स्कूल छोड़ देती हैं और घर बैठ जाती हैं। डू यू नो मैन ऑफ बी.आर. अम्बेडकर, जिनको बाबा साहब कहा जाता है, ये भी पुअर अनटचेबल फैमिली में इनका भी जन्म हुआ था। अनटचेबल फैमिली कौन थी, जहाँ पे जो लोग पहले छुआछूत मानते थे कि आप नीच जात के हो तो हम आपको दलित जिसको लोग बोलते थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन क्या कर दिया, सिस्टम ऑफ चतुर्वर्ण, हिंदू कैटेगराइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इनटू 4 वर्ड्स और इंडियन कास्ट सिस्टम को हटाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। अब आ जाओ स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कानून के सामने इक्वल हो जाना, दोनों के किसी भी दो लोगों के बीच में कोई भी भेदभाव ना हो जाना। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब आपको भी जितना चांसेस मिल रहा है उतना ही किसी दूसरे सिटीजन को भी मिलना चाहिए। देखिए, द वेल रिस्पेक्टेड पीपल ऑफ सोसाइटी फॉट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन विच दे either themselves faced or were witnessed। तो जिन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया उसके खिलाफ फिर लड़ाई की। ठीक है, तो ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करने लगा गया जिन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी के लिए सोसाइटी में बोला। यहाँ पे देखिए बी.आर. अम्बेडकर, इनको हम लोग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये एक दलित फैमिली से थे और इन्होंने भी डिस्क्रिमिनेशन सिंस चाइल्डहुड, इन्होंने भी डिस्क्रिमिनेशन को झेला था। महर कास्ट के थे ये। चलो, ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर टू फाइट फॉर इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी जस्टिस कुड बी एनी ग्रुप्स सच एज दैट ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, सन ड्वेलर्स, फिशरमैन एंड सो ऑन। फिश वर्कर्स कैचिंग फिश इन द तावा डैम। चाहे फिशरमैन हो, चाहे तावा मात्स्य हो, संघ हो, मध्य प्रदेश का फिर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम इशू, सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने के मिलता ही है। यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट तावा मात्स्य संघ। अब ये क्या कहानी है, नोन एज TMS इन शॉर्ट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TMS बोलते हैं, तावा मात्स्य संघ को। ये एक फेडरेशन है फिश वर्कर्स कोऑपरेटिव्स की। ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जिनको उनके जंगल से हटा दिया गया है, जो कि सतपुरा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश की बात बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में सतपुरा फॉरेस्ट में से वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जिनको उनको जंगल से हटा दिया गया, वो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि हमको भी स्थान मिले रहने का। ठीक है, और बहुत सारे रीजंस हैं कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम होने लगा, सपोज करो, एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्री, लार्ज एरिया, फॉरेस्ट एरिया, ये सब जो है सैंक्चुरीज बनाने लगेगा एनिमल्स के लिए, तो इस वजह से लोगों को यहाँ से वहाँ जाना ही पड़ता है। उत्तराखंड सबमर्ज्ड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द तेहरी डैम। उत्तराखंड जो है, तेहरी डैम जब वहाँ पे
कंस्ट्रक्शन हुआ। तो ये देखिए टिहरी डैम यहाँ पे बना भी हुआ है उत्तराखंड में। तो लोगों का फिर घर वगैरह उजड़ा वहाँ पे जो लोग रहते होंगे ना, और इस तरीके से लगभग 1 लाख लोगों का घर वर उजड़ गया। ठीक है, तो जब घर उजड़ेगा तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और उनको फिर से अपनी नई जिंदगी बिताने के लिए कहीं ना कहीं कोई जॉब वॉब चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो लोग सफ़र करेंगे लाइफ टाइम, उनके लिवलीहुड्स भी चली गई और उनके स्कूलिंग वगैरह उनके बच्चों के तो सब कुछ बर्बाद हो ही गया। और इस वजह से क्या हुआ, लोगों के साथ में जब इतनी परेशानी हुई तो तावा मत्स्य संघ का फॉर्मेशन हुआ। तावा रिवर ओरिजिनेट्स इन द महादेव हिल्स ऑफ द छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अंडरलाइन कर लीजिए। तो तावा नदी है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, महादेव हिल्स, जो कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, एंड फ्लोज थ्रू बैतूल, बैतूल से ये बहती है। ये ज्वाइन करती है कौन कौन से नदी को, नर्मदा रिवर को ज्वाइन करती है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तावा डैम को बनाया गया तावा रिवर पे, और कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुआ, 1958 में, और 20 साल बाद ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जब हो रहा था तावा डैम का, तो लार्ज एरियाज फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल लैंड के डूब गए। देखो तावा रिवर जॉइंस रिवर नर्मदा इन होशंगाबाद, फोटो भी बनाए। फिर यहाँ से लोग भी डिस्प्लेस हुए और उनके पास कोई काम नहीं बचा रह गया। दे टिल्ड द लैंड वेयर एवर लिटिल लैंड वाज लेफ्ट विद देम। फिर जितनी थोड़ी सी भी जो जमीन बची थी उसमें वो लोग अपना बुआई वगैरह करते थे, क्रॉप्स वगैरह प्लांट करते थे। बट मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड द तावा डैम वर लेफ्ट विद नो लैंड एट ऑल, नो लैंड एट ऑल। बहुत ऐसे लोग थे जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं बची रह गई थी। तो उन्होंने क्या किया, जो डिस्प्लेस्ड पीपल थे वो डैम के अराउंड में सेटल हो गए। दे स्टार्टेड मेकिंग अ लिविंग बाय फिशिंग इन द तावा डैम। वो लोग फिशिंग करने लगे तावा डैम में, और इससे जो भी थोड़ी बहुत इनकम होती थी वो लोग कमाने लगे। ठीक है, चलो, द डिस्प्लेस्ड पीपल वर ट्राइंग टू सर्वाइव समहाउ बाय फिशिंग इन द डैम। लेकिन कुछ साल बाद 1994 में क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने फिशिंग के राइट्स को वहां पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया कि अब आप यहाँ पे फिशिंग करो और उससे पैसे कमाओ। ठीक है, फिशिंग राइट जब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को मिल गए तो लोकल पीपल वहाँ के और परेशान हो गए कि भाई जो भी यहाँ से पैसा मिलता था वो भी अब हमको मिलना बंद हो जाएगा। They even resorted to tactics such as calling in hooligans to force the villagers away from the area. The villagers on their part decided that it was high time they did something about the situation they found themselves in. So they got united and set up an organization. The Tawa Matsya Sangh was formed. तो यहाँ के जो लोग थे ये लोग गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे प्राइवेट ट्रेडर्स को काम नहीं करने देंगे, प्राइवेट फिशरमैन को, हम यहाँ पे खुद काम करेंगे। और इसलिए इन्होंने तावा मत्स्य संघ का फॉर्मेशन किया। पीपल फॉट टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स थ्रू दी तावा मत्स्य संघ। ओके, तो लोगों ने लड़ाई करना शुरू किया तावा मत्स्य संघ फॉर्म करने के बाद। उन्होंने प्रोटेस्ट किए, रैली किए, रोड ब्लॉकेट्स किए, और उसके बाद उनका ये था, उनको ये कहना था कि हमारा ये अधिकार है कि हम तावा डैम में अभी भी फिशिंग को कंटिन्यू करें क्योंकि यही हमारा सोर्स ऑफ लिविंग है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की इस इशू को देखने के लिए। फिर उसके बाद कमेटी ने जब फैसला सुनाया तो वो क्या था, इन द फेवर ऑफ विलेजर्स, और उन्होंने तावा डैम में विलेजर्स को ये अधिकार दिया कि आप यहाँ पे फिशिंग करो। तो 1996 में गवर्नमेंट ने क्या किया, डिस्प्लेस्ड पीपल को फिशिंग राइट्स दिया फॉर द डैम। 5 साल बाद गवर्नमेंट और विलेजर्स के बीच में एक ट्रीटी साइन किया गया, और फर्स्ट मंथ ऑफ 97 में पीपल बिलोंगिंग टू 33 विलेजेस, 33 विलेजेस गांव के लोग जो थे वो तावा डैम में पहली बार, वो लोग फर्स्ट कैच इन द डैम, वो लोग पहली बार उसमें अपना फिशरी वगैरह आरंभ किया। विलेजर्स ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट रैलीज एंड रोड ब्लॉकेट्स अंडर द तावा मत्स्य संघ। चलो, it was due to the collective action of the people and their continuous struggle for fishing rights through an organization that their efforts bore fruit. इन लोगों ने लड़ाई किया तो फिर उसके बाद सरकार को ये बात समझ में आई कि हाँ ये लोग कैसे जिएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, थ्रू दी TMS तावा मत्स्य संघ के तहत फिश वर्कर्स को अब अर्निंग्स में उनके इंक्रीमेंट होने लगा, वो ज़्यादा पैसा कमाने लगे, और फिर एक कोऑपरेटिव भी सेटअप हो गया तावा मत्स्य संघ का धीरे धीरे। ये जो कोऑपरेटिव था ये फिश वर्कर्स को काम देता था और अच्छा पैसा भी देता था उनको।
ठीक है। कोऑपरेटिव ने ट्रांसपोर्ट हो गया, सेलिंग इन मार्केट्स एट अ गुड प्राइस, ये सब का भी अरेंजमेंट करवाया। 3-fold इंक्रीज हो गए फिश वर्कर के अर्निंग्स में, मतलब अगर वो पहले 5 रुपये कमाते थे तो आप 20 रुपये कमाने लगे। चलो उसके बाद TMS had shown that when people got united and fought for their rights, success can be achieved। तो TMS ने ये दिखाया कि जब लोग एकजुट होंगे और एकाग्र होंगे और अवेयर होंगे तो भी सक्सेस मिल सकती है। इसके बाद क्या हो बच्चों, फिश वर्कर्स की हाई इनकम होने लगी और वो अच्छे अच्छे मैनेजर्स भी बन गए और उनको कोई और एक्सप्लॉयट नहीं कर पाया। और इस तरीके से फिश वर्कर्स जो हैं उन्होंने स्टेप्स टू प्रिजर्व द फिशेस इन द डैम, उन्होंने स्टेप्स भी लिए ताकि फिशेस को बचाया जा सके डैम में। देखो फिशरमैन रिपेयरिंग हिज नेट। डिड यू नो में आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, ये आप सबको पता है। ये इसको किसने ड्राफ्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली में, वॉज ड्रॉन अप ओवर ऑलमोस्ट 3 लॉन्ग ईयर्स। और वो कितने साल, कितने महीने और कितने दिन बन के तैयार हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, 2 years 11 months and 18 days। यहाँ पे 17 डेज लिखा है लेकिन 18 डेज है, ठीक है। चलो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लिविंग डॉक्यूमेंट में आ जाओ। इक्वालिटी, हमारा देश डेमोक्रेटिक है तो यहाँ पे इक्वालिटी तो होनी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इक्वालिटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो स्टेट्स referred to prove one's point about equality and justice. It means the constitution is being used as a living document or a document which is not merely a piece of paper but something which has real meaning in our lives। तो constitution में चीज लिख दिया गया तो खाली पेपर पे थोड़ी ना रहेगा, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। In a democracy, there are various communities and individuals who are pushing for a greater recognition of equality on existing and new issues। चलो in this chapter you have studied about the issues that pose a challenge to the idea of equality in democracy, very foundation on which any democracy thrives, ठीक है। It is the control of the large business houses on the media or increasing privatization of health sector, whether it is of law assigned to work women do either at home or at workplace, whether it is the earnings made by small cotton farmers like Girish or the plight of Om Prakash Valmiki, all these issues substantially affect the poor and marginalized communities। तो जो भी inequality है हमारे देश में, ये क्या है, लोगों को बुरी तरीके से प्रभावित करती है, एडवर्सली अफेक्ट करती है हमारी इकोनॉमी को भी, और सोशल इक्वालिटी भी हमारे देश का घटता है। डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट, इक्वालिटी तभी अचीव कर सकते हैं हम जब लोगों के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें और सफिशिएंट उनको रिसोर्सेज दे ताकि वो अपनी फैमिली को सस्टेन करवा सके। एक्सप्लोर मोर में आ जाइए। फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड फ्रॉम December 9, 1946 while the 11th and last session was held from November 14, 26, 1949। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली सभा थी वो कब शुरू की गई थी, December 9 से लेकर के December 23 तक चली थी, December 9 to December 23 तक। और जो 11th और जो लास्ट सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, वो कौन से कब से कब तक चली, 14 नवंबर से लेकर के 26 November 1949। Okay, glossary and points and brief you will do it by yourself, and question and answers we will do in the format of PDF। Okay class, so with this we have ended our course। Okay, keep studying and keep improving yourself and give the examinations very well। Okay, thank you।